प्रेजुडिस बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। इस ऐसे को लिखा गया है ऑलिवर गोल्डस्मिथ द्वारा 1728 टू 1774। ये 18वीं सदी में इनका जन्म हुआ और 18वीं सदी में ही इन्होंने अपना जीवन काल बिताया। और 18वीं सदी में इन्होंने एक ऐसा ऐसे लिखा जो कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल ऐसे भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमको पूरी दुनिया से जोड़ देता है, एक राष्ट्र से, एक संप्रदाय से हमको और भी बड़ा बना देता है, हमारी थिंकिंग को और भी ब्रॉडन कर देता है। तो हम इस ऐसे की डेप्थ में जाएंगे और इस ऐसे पे चर्चा करने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। एंड जैसे कि मैंने कहा कि जो ऑलिवर गोल्डस्मिथ है, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था एंड इन्होंने डबलिन में भी अपना स्टूडेंट लाइफ बिताई और कह सकते हैं कि इन्होंने पूरा यूरोप घुमा हुआ है अपने जीवन काल में। हम में से अभी भी कई लोग अपने स्टेट के बाहर नहीं घूम पाते, इन्होंने पूरा यूरोप घूम लिया। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे को समझने में इन चीज़ों का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐसे को। तो इस जो नेशनल प्रेजुडिस जो होता है, जो राष्ट्रीय पूर्वाग्रह जिसे कहते हैं, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ को आप ये ना समझें कि ये तो हमें देशद्रोही बना रहा है, एंटी नेशनल बना रहा है, इसको आप बिल्कुल ना समझें, क्योंकि इनका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अपना प्यार कह सकते हैं कि देश से आगे भी ले जाना पड़ेगा, अपने गुट से भी आगे ले जाना पड़ेगा, तभी आप एक सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज इन दिस ऐसे, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे। और ये क्यों है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। तो इनका जो स्टाइल है, जिस ऐसे को शुरू करने का स्टाइल है, उन्होंने बहुत ही कहानी के रूप में इस ऐसे को शुरू किया है। जो नैरेटर है इस ऐसे का, वो कहता है कि मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, तो इसलिए जब भी मैं घूमने फिरने जाता हूँ तो मुझे इस तरह के लोग दिख जाते हैं और उनसे बातें करने का मुझे मौका मिलता है। तो मेरे लिए ये चीज़ें मेरे लिए नेचर और आर्ट से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि मुझे उनके विचार सुनने का मौका मिलता है। तो उसी तरीके से वो एक बार में पहुँच जाते हैं या किसी टैवर्न में पहुँच जाते हैं जहाँ पीने पिलाने का कार्यक्रम चलता है या चाय वाय पी जो भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर एक अच्छी गप चल रही थी, या कह सकते हैं कि बातचीत हो रही थी। और क्या बातचीत हो रही थी, और बातचीत ऐसी हो रही थी कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ भी उसमें कूद पड़े, या कह सकते हैं कि नैरेटर कूद पड़े। इसमें क्लियर नहीं है कि नैरेटर है कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ है, इट कुड बी एनीवन, बट हम इससे अभी नैरेटर कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बात ये चल रही थी कि यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, स्पेन है एंड फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये जो मुख्य कंट्रीज़ हैं और यूरोप के, इनके सिटीजन्स के बारे में चर्चा हो रही थी कि कौन कैसा है। तभी एक जेंटलमैन, जिनको लगता था कि उनको पूरी जितने भी इंग्लैंड का जितने भी मिट्टी है उन्हीं के खून में मिली हुई है, तो उसी तरीके से वो देशभक्ति के नारे लगाने लगे। कैसे लगाने लगे? बाकी देशों के नागरिकों को बुरा भला कह करके। वो कहते हैं कि जो ये मैं आई स्पीक फ्रॉम द ऐसे, जो डच होते हैं वो बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत लालची होते हैं। जो फ्रेंच होते हैं ये सिकोफेंट्स होते हैं, फ्लैटरिंग होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, झूठी तारीफ़ें करते हैं, चापलूसी जिसे कहते हैं। और जर्मन्स हैं वो बस पियक्कड़ होते हैं और खाने वाले होते हैं। और जो स्पेनियर्ड्स होते हैं, जो स्पेन के नागरिक होते हैं, वो हो जाते हैं एकदम एरोगेंट, टायरेंट, हॉटी। लेकिन अगर बहादुरी का सवाल हो, दिल बड़ा हो जिनका, या दयालु हो, उनमें अंग्रेज़ लोग सबसे आगे होते हैं। और उन्होंने कहा कि बाकी देश के लोग जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं उन सबसे आगे इंग्लिश के लोग होते हैं इन सारी चीज़ों में। तो आपने देखा कि बाकी देश के लोगों को उन्होंने क्या क्या कह दिया, लेकिन अपने देश के आदमी को सबसे ऊपर रखा। तो यहाँ पर अब ऑलिवर गोल्डस्मिथ या नैरेटर कहते हैं, अब वो काटना चाहते थे लेकिन नहीं काटा, चुपचाप सुनते रहे। वो इधर उधर देखने लगे, वो एक्टिंग करने लगे कि कुछ और ही सोच रहे हैं। लेकिन उनको उनके जो जेंटलमैन दोस्त थे उनको उन्होंने स्यूडो पेट्रियट कहा है। और ये भी कहा है कि उस स्यूडो पेट्रियट फ्रेंड ने उसका नाम नहीं लिया, नहीं तो बदनाम हो जाता उस दौरान। तो उन्होंने कहा कि आइए आप भी कूद पड़िए इस और बताइए कि क्या मैं गलत हूँ कि सही हूँ। वो आदमी चाह रहा था कि सब लोग मेरी तारीफ़ें करें कि मैंने देखो कितनी बड़ी बात कह दी है। एंड वो चाह रहा था कि ये जो जेंटलमैन जो चुपचाप बैठा हुआ है, जो नैरेटर है, वो भी मुझे मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाए,
ताकि जितने लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे उतने ज़्यादा मेरे लॉजिक को बल मिलेगा। मेरी बात इसलिए सही नहीं हो जाती कि मेरी बात सही है, इसलिए सही हो जाती है कि सभी लोग सही कह रहे हैं। ये उस आदमी का लॉजिक था। तो आगे चलता है वो आदमी, आगे चलता है और उस जो हमारा जो नैरेटर है उसको भी अपनी बातों में खींच लेता है। अब नैरेटर के पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि नैरेटर का जो व्यू पॉइंट था उससे बिल्कुल अलग था। नैरेटर कहता है कि मैं इतना डायरेक्ट नहीं बोल सकता जब तक कि मैं यूरोप के सारे देशों में ना घूम जाऊं और हर एक सिटीजन को ना देख लूं या ठीक तरीके से स्टडी ना कर लूं। ये सब करने के बाद कोई इम्पार्शियल जज, जो कोई निष्पक्ष जो जज हो सकता है या न्यायाधीश हो सकता है, वही ये कह सकता है। क्या कह सकता है कि जो डच हैं वो इंडस्ट्रियस लोग हैं, उनकी कह सकते हैं कि वो बहुत सारे काम करते हैं, फ्रूगल हैं, पैसों को कम इस्तेमाल करते हैं, मितव्ययी होते हैं। और जो फ्रेंच होते हैं वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, कह सकते हैं कि व्यवहार की वो धनी होते हैं। और जर्मन्स जो होते हैं, जो जर्मनी के निवासी होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं और उनको थकान भी बिल्कुल नहीं लगती, उनसे जितना काम कराइए उनको कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो स्पेनियर्ड्स होते हैं, जो स्पेन के निवासी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि शांत होते हैं। और ये इन सारी जो भी खूबियाँ मैंने बताई हैं अभी, ये सब अंग्रेज़ों से ज़्यादा होती हैं। अगर फ्रेंच पोलाइट ज़्यादा है तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा पोलाइट होगा, अगर जर्मन मजबूत है तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा मजबूत होगा, और अगर डच इंडस्ट्रियस है तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा होगा। ये उसने कहा है। और उन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में कहा कि हाँ, ये ज़रूर है कि अंग्रेज़ बहादुर होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन उसी वक्त वो जल्दबाज भी होते हैं, ज़िद्दी भी हो जाते हैं। और वो थोड़े, अगर एडवर्सिटी आ गई, अगर दिक्कतें आ गई, तो वो थोड़ा मायूस भी जल्दी हो जाते हैं। और इतना सुन के सब लोग नैरेटर को देखने लगे कि क्या हो गया। उनके समझ में नहीं आया कि ये हमारे देश में रह करके ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हमारे देश के बारे में, हमारे देश के नागरिकों के बारे में इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए इसे। लेकिन आगे उन नैरेटर को लगा कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो उस बात से हट करके अपने लॉजिंग्स में चले जाते हैं जहाँ उनकी व्यवस्था थी सोने की, और इसी थॉट पे आगे ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं। तो उसके बाद जो नैरेटर है हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है। पहला पॉइंट, वो कहते हैं कि जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, ना फ्रेंच, ना इंग्लिश, ना इंडियन, ना अमेरिकन, बस सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का नागरिक। ये एक ऐसी खूबसूरत कथन है कि जो किसी भी ऑथर को अगर लिखे तो उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देगी, अगर कोई रीडर या लिसनर से सुन ले तो बहुत ज़्यादा प्लेजर देगी। ये इस तरह का कथन है। तो वो बताते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं, जब हम खुद को कहते हैं कि मैं इंग्लिशमैन हूँ, मैं फ्रेंचमैन हूँ, मैं डचमैन हूँ, स्पेनियर्ड हूँ, जर्मन हूँ, हम इतना कहने के बाद हम इस दुनिया के सिटीजन नहीं रह पाते। हम खुद को रोक देते हैं। ये दुनिया कितनी बड़ी है और हमारा देश इतना छोटा है, चाहे कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा है, तो हम खुद को छोटे छोटे देशों में हमको बांट देते हैं। That we no longer consider ourselves as the general inhabitants of the globe. ये जो प्लैनेट है, हम इसके इनहेबिटेंट, हम इसके निवासी ना होकर के हम एक छोटे से देश के निवासी हो जाते हैं। ये इनका पॉइंट है। ये ग्रैंड सोसाइटी है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो हमारे इंडिया में, हमारे ईस्ट की जो फिलॉसफी है कि पूरा दुनिया ही परिवार है, उसी की बात ऑलिवर गोल्डस्मिथ यहाँ पर कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ को ये श्लोक पता होगा वसुधैव कुटुंबकम का, बट वो बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेज़ भी इसे खोज लेके आए और हमारे देश में तो पहले से ही है। तो आगे वो बात करते हैं कि जो ये नेशनल प्रेजुडिस है, खुद को एक देश का मान करके चलना और दूसरे देशों को कुछ ना कुछ बोलते रहना, भला बुरा कहना और तब खुद को बड़ा फील करना, क्या ये सिर्फ उन लोगों में है होता है कि जो समाज के निम्न तबके के होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं होता कि वो बाहर देश को घूम के आए? नहीं, ये उन लोगों में भी होती है जिनके पास सारे मीन्स हैं, जिन मीन्स के द्वारा वो नॉलेज ग्रहण कर सके, जिनको उनको जेंटलमैन भी कहा। जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन। ये जो नेशनल प्रेजुडिस की बीमारी है उन सज्जनों में भी है जो खुद को बहुत बड़ा सज्जन समझते हैं, वो भी इन्हीं बीमारियों से युक्त है। और यहाँ पर नैरेटर कहता है कि मैं इस आदमी को जेंटलमैन नहीं मानता अगर इसके अंदर ये प्रेजुडिस की भावना है।
हो सकता है कि उसको पूरी दुनिया का नॉलेज हो, बट आई शुड मेक बोल्ड टू टेल हिम दैट ही हैड अ लो एंड वल्गर माइंड एंड हैड नो जस्ट क्लेम टू द कैरेक्टर ऑफ अ जेंटलमैन। वो जेंटलमैन बिल्कुल नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं जो अपने देश का सहारा लेकर के खुद की बात को कहते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी खुद में कोई ताकत नहीं होती और देश को आगे खड़ा कर देते हैं और देश का सहारा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे गलत वे में ना लें कि मेरे पास खुद अपना कोई विचार नहीं है लेकिन मैं देश के लिए आगे बढ़ जाऊं। ये वैसे ही उन्होंने एक एनालॉजी ली है कि जो अंगूर की बेल होती है बांज के पेड़ पर लिपट जाती है। क्यों लिपट जाती है? क्योंकि अंगूर की बेल बहुत ही वीक होती है, तो अपने से तो उठेगी नहीं, तो बांज के पेड़ पर लटक जाती है। और बस वैसे ही ये लोग होते हैं, ये देश के पेड़ पे लटक जाते हैं, अपनी रोटियां देश के तवे पे सेकते हैं। द स्लेंडर वाइन ट्विस्ट्स अराउंड द स्टडी फॉर नो रीजन इन द वर्ल्ड बट बिकॉज इट हैज नॉट स्ट्रेंथ सफिशिएंट टू सपोर्ट इटसेल्फ। तो अब यहां पर एक और सवाल आता है। सवाल ये आता है कि शुड इट बी अलेज्ड इन डिफेंस ऑफ नेशनल प्रेजुडिस दैट इट इज द नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ लव टू आवर कंट्री। अब यहां पर सवाल आता है कि जो लोग प्यार करते हैं अपने देश से, वो क्यों ना अपने देश को सबसे बेस्ट माने? वो क्यों नहीं मान सकते? ये एक वैलिड सवाल है। तो वो इसका भी जवाब देते हैं कि ये जो नेशनल प्रेजुडिस है इसे हटाया जा सकता है और लव टू वंस ओन कंट्री ये रखा जा सकता है। प्यार तो आप करें देश से, लेकिन पूर्वाग्रह देश का कि ब्लाइंड होकर के आप कुछ भी कहते ना, ये नहीं करना। ये वैसी चीज है कि आप किसी धर्म से जुड़ जाएं और उसमें जितने भी अंधविश्वास हैं उनको भी लेकर के चलें। तो कह सकते हैं कि जो नेशनल प्रेजुडिस आपके देश के प्रति प्यार के लिए वैसा ही जहर भरा है जैसे जो सुपरस्टिशन रिलीजन को खराब किया हुआ है। कोई भी रिलीजन को सुपरस्टिशन खराब कर देता है और देशभक्ति को नेशनल प्रेजुडिस खराब कर देता है। इसलिए जो ये पेड़ है लव का, रिलीजन का, इनसे सुपरस्टिशन और नेशनल प्रेजुडिस को हटाना पड़ेगा, तभी ये पेड़ आगे जाकर के खूबसूरत शेप ले पाएगा। तो अगर ये जो ब्रांचेस हैं, जो अननेसेसरी ब्रांचेस हैं, इनको हटा दिया जाए तो पेड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन तो लव है ना। तो जो जरूरत नहीं उनको हटा दिया। तो फिर वो आगे कहते हैं आखिरी पैराग्राफ में, वो श्योर कर देते हैं कि सवाल पूछते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने कंट्री को भी प्यार करूं और दूसरे कंट्रीज से नफरत भी ना करूं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं इंग्लिशमैन कहलाना चाहूंगा, ना मैं फ्रेंचमैन कहलाना चाहूंगा, ना मैं कोई डच कहलाना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहलाना चाहूंगा। तो इस तरह के विचार नैरेटर के हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ऐसे में यही चीजें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि नेशनल प्रेजुडिस के इवल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग को छोटा कर देता है, ये आपको इट नो लॉन्गर मेक्स यू अवेलेबल टू द ग्रैंड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एंड इसमें बताया कि जो a critical appraisal of Goldsmith as an essayist. You have to read this essay to be able to learn this. जैसे कि मैंने कहा कि इस ऐसे के बारे में उन्होंने बताया कि स्टोरी फॉर्म में उन्होंने शुरू किया है। ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, और एक स्टोरी के माध्यम से उन्होंने अपने विचार आपको बताए हैं। तो इस तरह से आपने उनके स्टाइल पे बात करनी है। उनके जो लंबे लंबे सेंटेंसेज हैं, जो कि एनालॉजी है, जो अभी बात की मैंने अंगूर की बेल की और बांज के पेड़ पे, किससे उन्होंने कितना अच्छा कनेक्ट किया उन लोगों से। तो ये इस तरह की चीज़ें आप क्रिटिकल अप्रेजल में लिख सकते हैं। एंड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और ज़्यादा उस पर खुद सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। एंड जो आप सोचते हैं, यू हैव टू राइट दैट आंसर इन योर आंसर शीट्स एंड स्पीक योर माइंड। एंड इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि हाउ डिड ऑल द कंपनी रिएक्ट व्हेन द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़। जो जहाँ पर ऑथर ने अपने वर्ड कह सकते हैं कि जैसे उनसे सवाल पूछा गया कि आप मेरे विचार से सहमत है कि नहीं है, तो कहते हैं कि भाई पहले देख लो कि पूरी जगह घूम लो, फिर बताओ कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो पूरी कंपनी उनको बिल्कुल नहीं देखती, अच्छा नहीं मानती है, उनको कह सकते कि उनकी दोस्ती लगभग टूट जाती है। तो आपको इस ऐसे को एक बार डीपली पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। So thank you so much for watching this video, and I'll be back with another essay, and I would request you to subscribe it if you love this video.
Thank you so much, and like and comment.